हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं न्यूक्लिक एसिड 1B का लेक्चर नंबर 2। क्योंकि मैं पेन ले लेता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं न्यूक्लिक एसिड में एक लेक्चर सीरीज शुरू किया हूं। उसका लेक्चर 1 मैं कल लिया था, जो पढ़ा दिया हूं। आज उसी कंटिन्यूस में लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग फिर से न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने ऐड किया है, उसको भी आज टेकअप करेंगे। तो सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे, आपको लिखना होगा। ठीक है गाइस, पूरे एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए और शुरू करता हूं मैं। चलिए, तो आज हम देखते हैं कि पीएच के रेस्पॉन्स में न्यूक्लिक एसिड का कैसा एक्टिविटी रहता है। न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड्स, उसमें जब आपका उसमें आपका बेसिस है, उसके अलावा आपका पेंटोज शुगर है, ठीक है, फिर आपका फॉस्फेट है। तो इन सब का बिहेवियर पीएच के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, कैसे चेंज करेंगे ये लोग, तो इसी बात को पढ़ते हैं। कहता क्या है, पेंटोज शुगर जो आपको पता है, पेंटोज शुगर ये होता है पेंटोज शुगर। यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ इनको सब राइबोज, यहाँ CH2OH होगा। ठीक है, हाँ। तो शुगर रेजिड्यू में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जितना भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आपको पता है कि ये आपका वाटर का स्ट्रक्चर लिया जाए तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच में होता है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है ना, यही डॉटेड लाइन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। आई बात समझ में। तो शुगर भी जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वह भी आपका वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसे, तो एक दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में एक हाइड्रोजन होता है, और यहां पर हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, यानी ब्रोकन लाइन से दिखाया है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, और आप देखेंगे तो आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है, वह फॉस्फेट ग्रुप pH 7 पर नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब अगर आपको हम फॉस्फेट ग्रुप दिखाए जो आपका शुगर के 5 डैश कार्बन से अटैच होता है, ये आपका जो फॉस्फेट है, ये pH 7 पर नेगेटिवली चार्ज होता है। आपको पता है कि ब्लड का पीएच लगभग 7.5 के आसपास होता है, तो न्यूट्रल पीएच हो गया, उस पर फॉस्फेट नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे हम बढ़ते हैं बच्चे। अब सवाल है कि डीएनए में तो बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप है, उस पर नेगेटिव चार्ज बहुत सारा होगा। तो जब नेगेटिव चार्ज उस पर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वे नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, आपका आपस में रिपल्सन कर सकते हैं ना। तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए और आपका डीएनए स्टेबलाइज रहे, तो क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज जनरली आपके जब ब्लड में होता है, तो वहां बहुत सारा आपको दिखाई देगा, क्या, बहुत सारा आपको आयोनिक इंट्रैक्शन बनाता है पॉजिटिव चार्ज से। वह प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज हो, खासकर उसका आपका पॉजिटिव चार्ज बेसिस हो गया, मेटल आयंस हो या पॉलीएमीन्स हो, ये सब वहां आपके सॉल्यूशन में पाया जाता है। ये सब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज क्या करेंगे, फॉस्फेट के नेगेटिव चार्ज जाके बैठ जाते हैं और उसके नेगेटिव चार्ज को सील्ड करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज रिपेल करके डीएनए को तोड़ ना दे। तो उसके नेगेटिव चार्ज के रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, उस पर जाकर के बाइंड करेंगे आपका पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? सारी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन की बात अगर हम करें, तो प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स
आपका नेचर में हाइड्रोफोबिक होता है, याद रखिएगा। और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है नियर न्यूट्रल पीएच ऑफ द सेल। याद रखिएगा, सेल का जो पीएच है, जो सेल, जो लिविंग बॉडी जो आपका है, उसमें जितने भी सेल्स होते हैं, कोशिका जो होती हैं, उसका न्यूट्रल पीएच है, न्यूट्रल पीएच यानी पीएच 7। तो इस पीएच 7 पर क्या होता है, आपका पैरामीडीन और प्यूरिन्स क्या है, आपका हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए वाटर से ये इनसॉल्युबल होता है। क्योंकि वाटर से ये इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए ये प्यूरिन्स एंड पैरामीडीन्स कोशिश करते हैं कि डीएनए के डबल हेलिक्स में खुद को वाटर से प्रोटेक्ट होकर के बच के रहे, ताकि वाटर से इंटरेक्शंस कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ज्यादा। क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हाइड्रोफिलिक है, इंटरेक्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, क्लियर बच्चे? अब देखिए, लेकिन अगर आप उसी पैरामीडियंस एंड प्यूरिन्स को एसिडिक या एल्कलीन पीएच यानी पीएच ग्रेटर देन 7 और एसिडिक पीएच यानी पीएच लेस देन 7 में अगर डाल देते हो तो आपका जो प्यूरिन्स एंड पैरामीडियंस होगा चार्ज हो जाएगा। अगर आपने ले लिया नेगेटिव चार्ज पीएच ले लिया तो क्या करेगा, प्यूरिन्स एंड पैरामीडियंस में से प्रोटॉन्स को चुरा लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज डाल देगा। ठीक, क्लियर? उसी तरह अगर आप प्यूरिन्स एंड पैरामीडियंस पर एसिडिक पीएच डाल देंगे तो क्या करेगा, उसके जहां जहां उसके पास पोलर ग्रुप होगा उसको क्या करेगा, उसको प्रोटोनेट कर देगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज ला देगा। चलो मैं दिखाता हूँ डायग्राम। डायग्राम में देखो सब, देखो ये प्यूरिन, ये एडेनिन है। एडेनिन ये क्या है, ये देखो ये NH ग्रुप है जो काफी पोलर ग्रुप है, ठीक है। फिर यहाँ देखो कार्बोक्सिल ग्रुप है। इन सभी जगह पर अगर पीएच बढ़ाते हो तो इन सभी जगह पर क्या होगा, प्रोटोन आकर बैठेगा और इन सभी पर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। आई बात समझ में कि पीएच घटने से इनको प्रोटोनेट किया जाएगा और इन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और अगर पीएच कम करोगे तो क्या होगा, सॉरी पीएच बढ़ाओगे तो क्या होगा, एल्कलिनिटी बढ़ेगी और ये H+ वहां से लॉस हो सकता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? सबको बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है बेटा? चलिए आगे बढ़ते। तो अगर प्यूरिन्स एंड पैरामीडियंस पर पीएच को चेंज करने से अगर उस पर चार्ज आ जाता तो क्या होगा, और वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, क्योंकि वाटर पोलैरिटी है। अब उसमें पोलैरिटी क्रिएट हो गया। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं कि प्यूरिन्स एंड पैरामीडियंस में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। चलो राइट साइड डायग्राम में देखो, देखते हैं। ये देखो ये NH2 है। क्या है ये? NH2 है, जिसको आप कहते हो एक्सोसाइक्लिक ग्रुप्स, क्योंकि ये NH2 इस रिंग के बाहर है, इसलिए इसको कहा एक्सोसाइक्लिक रिंग का। ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर रिंग नाइट्रोजन, यानी ये नाइट्रोजन जो होंगे ये रिंग में ही होंगे। जैसे यहाँ देखो ये नाइट्रोजन रिंग में है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। इसी तरह यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन है। जो नाइट्रोजन रिंग को बनाने में मदद करता है उसको बोलते हैं रिंग नाइट्रोजन, वो भी एक आपका फंक्शनल ग्रुप है। उसके अलावा कार्बोनिल ग्रुप देख लो, एडेनिन में तो नहीं होगा, थाइमिन में देखो, यहाँ देखो कार्बोनिल ग्रुप हो गया, यहाँ देखो कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपका फंक्शनल ग्रुप है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले स्लाइड में इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? कल को यही पेपर में पूछ देगा कि इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके प्यूरिन्स एंड पैरामीडियंस में पाया जाता है। ऑप्शन देख किसी तरह पूछ देगा, एक्सोसाइक्लिक एमीन्स हो गया, रिंग नाइट्रोजन होगा, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इस आपको टिक लगाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या किसी प्रकार से नहीं, दिक्कत होगा तो डाउट से मिलना इस लेक्चर के तुरंत 10 मिनट के बाद। क्लियर हो गई? आगे बढ़े, चलिए अब देखना। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करता हूं। कि मान लो कि आपका ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने डीएनए या आरएनए डाल दिया। इस डीएनए आरएनए पर आप जब यूवी लाइट पास करवाओगे 260 नैनोमीटर पर, तो इस तरीके का एब्जॉर्प्शन बैंड दिखता है। यहां देखो 260 नैनोमीटर पर जब हमने एब्जॉर्प्शन को वाई एक्सिस पर रखा, यहाँ पर मोलर कोएफिशिएंट दिखा रहा है, और एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ रखा, तो इस प्रकार का दिखा कि जितना भी लाइन है ना, सबका लाइन का पिक देखो, सारे लाइंस का पिक देखो। मोरलेस जो पिक है कहाँ है, ये मोरलेस पिक जो है 260 नैनोमीटर के आसपास में। इससे क्या मालूम चला, इससे आपको ये मालूम चला कि न्यूक्लियोटाइड्स हो या न्यूक्लियोसाइड्स हो, इन सभी का स्पेक्ट्रा जो है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वह आइडेंटिकल है। दैट इज ये सभी लोग 260 नैनोमीटर पर
लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वहां एक पिक दिखाते हैं। क्लियर होगी बातें, आई समझ में? ऐसा क्यों होता है? इन न्यूक्लिक एसिड्स में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहां से आया? तो कारण है रेजोनेंस की वजह से आया। न्यूक्लियोटाइड्स आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स में आपका नाइट्रोजन बेस पेयर्स है, उसी नाइट्रोजन बेस पेयर्स की वजह से 260 नैनोमीटर पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने की वजह से 260 नैनोमीटर पर ये बेसिस क्या करते हैं? इस 260 नैनोमीटर वाले लाइट का एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एक पिक दिखाएंगे आपको, इस तरह क्या दिख रहा है? ये आपको पिक दिखा रहे हैं, डोम से पिक दिखा रहे हैं। सारे पिक्स का जो हाइट ये है लगभग लगभग जो है ये आपके 260 के आसपास हो रहा है। और ये आपका जो हाइट दिखा, ये हाइट दिखाता है कि यहाँ सबसे ज्यादा लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है। इसको लैम्डा मैक्स भी कहते हैं। लैम्डा मैक्स वह वेवलेंथ होता है जिस वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम सबसे ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स में स्टेबिलिटी कहां से आती है। इसको तो 3-4 प्रकार का फोर्स है, याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। पहला है हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग इंटरेक्शन बिटवीन बेसेस इन न्यूक्लिक एसिड। बेस जो होता है न्यूक्लिक एसिड्स में, जो बेसेस है वह बेसेस इस तरह, सिक्का देखते हैं, सिक्का, आपने सिक्का देखा होगा, क्वाइंस, तो क्वाइंस को आपस में इकट्ठा करो ऊपर से लेकर के, उसी क्वाइंस की तरह आपका बेसेस जो है ना इस तरह इकट्ठा है, एक के ऊपर चढ़ा हुआ इकट्ठा है। तो इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है ना, इसके बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। यह भी स्टेबिलिटी देता है न्यूक्लिक एसिड्स को, पहली बात। दूसरी बात, जब ये बेसिस, चूंकि बेसिस में बहुत सारे आपका फंक्शनल ग्रुप्स है, जब ये फंक्शनल ग्रुप काफी क्लोज आते हैं तो इसमें क्या होंगे? काफी क्लोज आने की वजह से इसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। साथ में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी होता है। डाइपोल क्या हुआ? इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपका मीथेन है, यहाँ ये मीथेन, दोनों न्यूट्रल है, लेकिन दोनों जब एक दूसरे के करीब पहुंचेगा तो इस तरीके का एक पोल्स क्रिएट, यहाँ पे आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके का पोल्स क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड, इंड्यूसिंग करता है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस कहते हैं। ठीक है। एक होता है पोलैरिटी, सीओ में देखो पोलैरिटी ऐसे हो जाएगा, और एनएस की पोलैरिटी देखो ये भी ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो क्या हुआ? इंटरेक्शन हो गया इस पोलैरिटी की वजह से। क्लियर हो गया? कोई बात दिक्कत नहीं, किसी को नहीं है। तीसरी बात, बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का पैटर्न्स भी दिखा गया है। क्या दिखा गया है? हाइड्रोजन बॉन्ड का पैटर्न्स भी बेस में दिखा गया है। आगे स्लाइड में बताएंगे कि कौन सा बेस किससे पेयरिंग करके कितना बॉन्ड बनाता है और कैसे पैटर्न्स बनता है। यहां तक क्लियर हुआ? ये जो मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लिक एसिड्स की स्टेबिलिटी किन किन फोर्सेस के द्वारा होती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा। पहला हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ड्यू टू स्टैकिंग, दूसरा है वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस ड्यू टू क्लोजनेस, तीसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ड्यू टू पोलैरिटी, इसमें आप इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस भी कर सकते हैं, और चौथा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को स्टेबलाइज करता है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई समस्या किसी को नहीं है? आगे बढ़े, चलिए अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पैटर्न को देखेंगे। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पैटर्न को देखेंगे, आप राइट साइड डायग्राम में देखिए, एक एडेनिन थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर्ड होता है, याद रखना। एडेनिन का एमीन ग्रुप और थाइमिन का कार्बोनिल ग्रुप आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, पहली बात। दूसरी बात, एडेनिन का रिंग नाइट्रोजन और थाइमिन का रिंग नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन, ये आपस में पेयरिंग करता है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक एडेनिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन को बाइंड करके रखते हैं। ये कॉम्प्लीमेंटारिटी याद रखना, एडेनिन और थाइमिन ही आपस में कॉम्प्लीमेंटारिटी करके बेस बनाते हैं, क्योंकि दोनों का साइज, दोनों का जो डायमेंशन है इतना, दोनों का डायमेंशन एप्रोप्रिएट है कि इनके डायमेंशन से क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और थाइमिन हटा करके एडेनिन की जगह कुछ और न्यूक्लियोटाइड ला दो तो आपका दिक्कत हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा आगे बताएंगे चार्गप के रूल में बताएंगे कि ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पेयर होता है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो प्रोसेस है ये प्यूरिन पैरामिडिन से करता है। प्यूरिन ही पैरामिडिन से बेस पेयरिंग करेगा, ये चार्गप का रूल है। प्यूरिन प्यूरिन नहीं करेगा, पैरामिडिन पैरामिडिन नहीं कर जाएगा, लेकिन इनसे स्टेबिलिटी नहीं बनेगी न्यूक्लिक एसिड्स की, याद रखिए इस बात को। आई बात समझ में? क्लियर हो गई? आगे बढ़े। अब देखिए गुआनिन की बात करते हैं। गुआनिन साइटोसिन क्या हुआ?
इसमें तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखना पेपर में लाइट पूछा जाता है, तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बनता है। और डिटेल में कैसा बना, यहाँ ग्वानिन का कार्बोनिल, साइटोसिन का एमीन ग्रुप, इसका रिंग नाइट्रोजन का NH, इसका रिंग नाइट्रोजन का N, इसका कार्बोनिल, इसके एमीन। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इससे हमें फायदा क्या हुआ? फायदा तो हुआ कि ये स्टेबिलिटी दे दिया, फर्स्ट वर्ग स्टेबिलिटी दिया। दूसरा फायदा यह है कि न्यूक्लिक एसिड्स के दोनों स्ट्रैंड के बीच में एक कॉम्प्लीमेंटारिटी बनता है, क्योंकि प्यूरिन हमेशा पैराबिडिन से ही बेस पेयर करेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंटारिटी शो किया। इस कारण से क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। कैसे, यहां ध्यान दो, मान लो इस स्टैंड में ATGC है, ठीक है। अब दूसरा स्टैंड जो यहां आएगा, तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंटारिटी की वजह से क्या होगा, एडिन हमेशा थाइमिन से पेयर करेगा, थाइमिन यहाँ अपने आप आ जाएगा, थाइमिन एडिन से करे अपने आप आ जाएगा, ग्वानिन C से करेगा, C आपका G से करेगा। तो चूंकि कॉम्प्लीमेंटारिटी है, तो कॉम्प्लीमेंटारिटी की वजह से क्या होगा, अगर आपका ये पैरेंटल स्ट्रैंड है, अगर आपका ये पैरेंटल स्ट्रैंड है, तो ये जो होगा ये डॉटर स्ट्रैंड हो जाएगा। इसी पैरेंटल स्ट्रैंड को रेफरेंस मान करके, इसी का कॉपी करके हमने यहाँ पर डॉटर स्ट्रैंड बनाया है। तो ये डुप्लीकेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन तभी संभव है जब बेस पेयर आपस में कॉम्प्लीमेंटारिटी दिखाता हो। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या किसी की नहीं, मैंने बहुत बढ़िया समझाया है, एक भी समस्या आपको नहीं आएगा। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर बियोलॉजी, उसमें बताएंगे और डिटेल में बताएंगे कि प्यूरिन सी पैरामिडिन से क्यों बेस पेयरिंग करता है, प्यूरिन से क्यों नहीं। अभी मैंने छोटा सा ब्रीफ में बताया था, उसको और डिटेल में समझा देंगे, मॉलिक्यूलर बियोलॉजी में बताएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है, किसी कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस आगे बढ़ जाते हैं। तो ये लेक्चर की थ्योरी यही समाप्त होती है। कुछ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है, इन क्वेश्चंस का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है जस्ट प्रैक्टिस है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका सेकंड क्वेश्चन ये, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन में 3 है और ये क्वेश्चन में 4 है। इसका जल्दी से सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको मजाक में मत लेना। इसी छोटे छोटे पॉइंट में आप गलती करते हो पेपर में और मार्क्स लूज कर देते हो। आसान है, सबने पढ़ा हुआ, लेकिन आसान है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहीं पर लेक्चर समाप्त होता है। पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कोई भी डाउट हो, डाउट लिख कर रखना। इस लेक्चर के तुरंत 10 मिनट के बाद आपका डाउट सेशन लेंगे, उसमें सारी बातें क्लियर करेंगे, अगर एक भी डाउट रह गया हो तो। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, खुश रहना जिंदगी में।